मैं शारदा दीक्षित, जो बाय डिफॉल्ट मेरी उसमें कोई योगदान नहीं है, एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुई हूँ और मैं भी उसी तरह से अन्याय और अत्याचार से एक महिला होने के नाते पीड़ित रही हूँ। और आज मैं इस बेटी के साथ आज इस मौके पर ये घोषणा करती हूँ कि मेरे नाम के साथ जो दीक्षित शब्द मुझे और मेरी बहन बेटियों के दूसरी जातियों से अलग करता है, मैं उसका खात्मा करती हूँ, उसे त्यागती हूँ, आज उससे छोड़ती हूँ। आज से मैं सिर्फ शारदा हूँ और एक सच्चे इंसान के रूप में बिना किसी धर्म और जाति और संप्रदाय को अपने साथ जोड़े एक इंसानियत के नाते हर इंसान के, हर महिला और हर दलित और हर उस गरीब के साथ खड़ी हूँ जो जिसको मेरी ज़रूरत है। इसके अलावा और कोई मेरी पहचान नहीं है, ना मेरे साथ कोई जाति का नाम जुड़ेगा, ना किसी धर्म का जुड़ेगा। एक गुड़िया फिर वैशी नज़रों का शिकार हो गई, एक बार फिर देश, समाज और इंसानियत शर्मसार हो गई। नमस्कार, मैं नफीसा और आप देख रहे हैं बहुजन टीवी। पूरा मामला 1 अगस्त का है। 9 साल की बच्ची को पानी भरने जाती है, लेकिन कुछ लोग मिलकर उसके साथ दुष्कर्म करते हैं और फिर उसको मार दिया जाता है बेरहमी से, और बिना परिवार को बताए, बिना परिवार की परमिशन के उसके शव को जला दिया जाता है। मामला तूल पकड़ रहा है। सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, सहानुभूति दे रहे हैं परिवार को। हमारे साथ हैं शारदा दीक्षित जी, जो इस पूरे मामले के बाद इतनी ज़्यादा परेशान हैं, विचलित हैं कि महिला सुरक्षा के जो बड़े बड़े दावे हैं आखिर वो कहाँ गए। जो सरकार सत्ता में महिला सुरक्षा की बात करके आए, वो बातें कहाँ गई, उसी को लेकर आज वो अपनी जाति को छोड़ रही हैं, अपने सरनेम को छोड़ रही हैं और एक महिला के तौर पर पूरा विचलित है, परेशान है, ये सोचती हुई कि आखिर महिलाओं की सेफ्टी कहाँ है जब दिल्ली जैसे राज्यों में नहीं। मैम, आपने ऐलान किया कि आप श्रद्धा दीक्षित जी हैं और आप दीक्षित जी हटा रही हैं, ऐसा क्यों? बिल्कुल, देखिए, किसी परिवार में जन्म लेना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उस जाति की, उस धर्म की सुविधाएं उपभोग करना, अगर हम उन्हें अपनी प्रिविलेज समझकर उसको अपने नाम के साथ जोड़कर चलते हैं तो कई बार हम सवालों के कटघरे में खड़े हो जाते हैं। जैसे अब यहाँ पर भी इस बच्ची के, दलित बच्ची के लगातार बलात्कार और हत्या के और जलाए जाने के बाद हमारे ऊपर भी ये सवाल उठ रहे थे कि एक ब्राह्मण ने, एक पंडित ने जो शमशान घाट में इस तरह का काम कर रहा था और जो शवों को जलाने का और जो अंतिम संस्कार के लिए वहाँ जिसको जिम्मेदारी थी, उसने इतना बड़ा दुष्कर्म अपने 4 साथियों के साथ मिलकर कैसे किया? ये क्या ब्राह्मणत्व है? तो उस ब्राह्मणत्व को जो हमें शर्मिंदा कर रहा है, जो हमारे नाम के साथ जुड़ा है, आज इस घटना के बाद आहत होकर हम छोड़ रहे हैं और आज से हम केवल शारदा नाम लेकर चलेंगे। इसका एक और भी कारण है, क्योंकि जब हम इस लड़ाई को आगे लेकर जाने की बात करते हैं तो अक्सर कुछ राजनीतिक फ़ायदा उठाने वाले लोग इसे दलित राजनीति से जोड़ने का प्रयास करते हैं, जो कि हमारे अपने हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है। क्यों? क्योंकि दलितों की संख्या भारत में 15 पॉइंट समथिंग है और महिलाओं की संख्या 50% है। लड़ाई 15 की नहीं लड़ी जाएगी, लड़ाई 50% जनसंख्या की लड़ी जाएगी और जीतने के लिए संख्या बल बहुत महत्व रखता है। आज ना हम उच्च वर्ग की महिलाएं सुरक्षित हैं और ना ही हमारी दलित बेटियां सुरक्षित हैं, क्योंकि अगर आप तुलसीदास की चौपाई को लें तो उसने कहा है, शूद्र गंवार, क्या है वो, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। नारी को उसने अंतिम पायदान पर रखा है, वो तो शूद्र से भी नीचे रखी है, वो तो पशु से भी नीचे रखी है। तो अगर नारी की ये स्थिति इन वेद पुराणों में ढोंगी ढकोसले करने वाले पंडितों ने बनाई है, उस मनुवादी व्यवस्था ने बनाई है, तो हम उस सबसे नीचे स्थान को बराबरी पर लाएंगे। हम ये भी नहीं कहते कि हम पुरुषों से ऊपर हैं। ये जो बकवास करते हैं ना, देवी है, ये तो सबकी जननी है, एक तरफ ये कहेंगे पैर पूजेंगे और दूसरी तरफ पैर की जूती बताएंगे। हमें दोनों ही सम्मान ने, दोनों ही बातें नहीं चाहिए। हमें केवल बराबर के इंसान का एक जीवन चाहिए, जो उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक उसे बराबरी का समाज में स्थान दे, बराबरी का सम्मान दे, बराबरी का प्यार दे और बराबरी का हक दे।
जन्म से ही उसे गर्भ में पता चल जाए तो उसे मारने का प्रयास है, और दहेज के लिए कमी रह गई तो ससुराल में उसकी बेकदरी का प्रयास है, और अगर कहीं अकेली दुकेली दिख गई तो इस पुरुष प्रधान मानसिकता के लोगों का उस पर जंगली जानवर की तरह अटैक करने का एक प्रयास है। वो सारे प्रयास हम खत्म करेंगे जन आंदोलनों के द्वारा, और इस तरह के आंदोलन जब लगातार बार बार हम खड़े करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि महिलाओं की स्थिति बराबर की ना हो। श्रद्धा जी, जब भी कोई मामला ऐसा आता है, जब महिलाओं के साथ रेप होता है या अन्य कोई घटनाएं उनके साथ घटती हैं, तो उनको जाति के तौर पे क्यों देखा जाता है? क्यों उनको जाति के नाम नज़र से ही देखा जाता है आखिरकार? देखिए, जाति की बात करने वाले, धर्म की बात करने वाले वो लोग हैं, भले ही कड़वा लगे मेरा ये शब्द, वो लोग हैं जो सत्ता में बैठे भूखे भेड़ियों के हाथ मजबूत करना चाहते हैं। क्योंकि अन्याय अत्याचार किसी पर भी होता है। ये बात ज़रूर है कि हमारा दलित समाज बहुत अन्याय और अत्याचारों का शिकार है, लेकिन अन्याय और अत्याचार का कारण जातियां तो हैं ये, साथ में ये जो सामाजिक और आर्थिक असमानता है। आर्थिक असमानता की बात कोई नहीं करता, सामाजिक असमानता की बात कोई नहीं करता, जातिगत असमानता की बात कर देने से ये बातें ख़त्म नहीं होंगी। जब तक उनको शिक्षा नहीं दी जाएगी, जब तक उन्हें बराबरी के अवसर नहीं दिए जाएंगे, जब तक उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए उन्हें रोजगार नहीं दिए जाएंगे, तब तक अब जातियों को पंगु बनाकर उनके नाम पर वोट बटोरते रहेंगे, और ये दलित नेता वहाँ मलाई चाटते रहेंगे, और हमारे बच्चों की, हमारे वाल्मीकि समाज की या दलित समाज की या ओबीसी की स्थिति बद से बदतर होती जाएगी। तो मैम, महिलाओं के नाम पर सब पार्टियां वोट लेती हैं, सत्ता में आती है, लेकिन जब सत्ता में आती हैं उसके बाद महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्यों भूल जाती हैं? वो क्यों काम कोई नहीं करता? देखिए, सत्ता में आने के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो है सबसे ज़्यादा क्रिमिनल रिकॉर्ड होना। कोई भी टिकट पार्टी देती है तो वो ये देखती है कि इसने कितने क्राइम किए हैं, इसके पास कितना पैसा है, ये कितना दबंग है, ये कितने वोट बटोर लेगा, और कहाँ से फ़ायदा हमें जाति के नाम पर पहुंचा देगा। ये चीज़ें देखी जाती हैं। सत्ता में टिकट देने वाली सारी पार्टियां एक ही तरह की हैं, क्योंकि ये पार्टियां सत्ता नहीं चला रही हैं, सत्ता चला रहे इनके पीछे बैठे टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, गोयनका, सिंघानिया, ये उनके मैनेजर हैं। किस तरह से वोट मैनेज करना है, किस तरीके से महिला पुरुष का अंतर खड़ा करके, या दलित और स्वर्ण का अंतर खड़ा करके, या और हजार मुस्लिम और हिंदू का अंतर खड़ा करके वोटों को कैप्चर करना है। तो इस तरह की जो ये कहानियां हैं, वही मोदी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाने वाले हैं, उनके मुंह से एक शब्द नहीं फूट रहा है अभी। किसी महिला सांसद, महिला मंत्री का भी बयान सामने नहीं आ रहा है। हथनी के मरने पर छाती पीटकर स्यापा करती हैं, लेकिन बेटी के मरने पर सारी बिलों में छुप गई हैं। चाहे मेनका गांधी है, चाहे वो स्मृति ईरानी, जो हमेशा इतनी मुखर रहती हैं कि वो सिलेंडर का वो ड्रामा करती हैं, सिलेंडर महंगा हो गया। अब सिलेंडर भी आसमान की ऊंचाइयां छू रहा है, तेल पेट्रोल भी छू रहे हैं, लेकिन वो बिलों में बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये महिलाएं उस टुकड़खोर राजनीति का हिस्सा हैं। ये टुकड़खोर महिलाएं हैं। श्रद्धा जी, हम देख रहे हैं, एक तो बिटिया के साथ रेप होता है, वो अपनी जान गंवा देती है, और ऊपर से पुलिस परिवार वालों को परेशान करती है, उनको जेल में बैठा के रखती है, उन पे दबाव बनाती है बयानबाजी बदलने का। ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि पुलिस की ट्रेनिंग जो है वो इसी तरह की दे रही है ये हमारी बीजेपी सरकार। दिल्ली दंगे होते हैं, दिल्ली दंगों में अपराधियों को छोड़कर जो खुल्लम खुल्ला पिस्तौल लहरा रहे हैं, जो खुल्लम खुल्ला पुलिस उनको लिटाकर मार रही है कि जनगण मन गाओ, और वो पुलिस जो महिलाओं के साथ बदतमीजियां और दुर्गतियां करती है, वो पुलिस और वो जो गुंडे बदमाश हैं, चाहे वो कपिल मिश्रा था, चाहे अनुराग ठाकुर था, चाहे परवेश वर्मा था, इन सारे, और जो इंस्टिगेट करने वाले एक वो रागिनी ठाकुर या रागिनी तिवारी कौन है, इन सब गुंडे बदमाशों को छोड़कर किसको पकड़ा है? हमारे ऐसे छोटे जवान बच्चों को जो कॉलेज में पढ़ने वाले थे, उनको दोषी बनाया गया है। चाहे नताशा नरवाल थी, चाहे वो लड़की, नाम मुझे याद नहीं, उन सब
बेटियों को, सफूरा जरगर जो गर्भवती थी, कितने गंदे घिनौने आरोप लगा कर, ये पुलिस से हम क्या उम्मीद करेंगे कि वो हमारी बेटी को न्याय देने की बात करेगी। वो तो ये अगर आंदोलन हम उस दिन खड़ा नहीं करते तो शायद उनको ऐसी हल्की धाराएं लगाकर 2 दिन में बेल देकर घर भेज देते, लेकिन ये तो उनको भारी पड़ गया जब हम महिलाओं ने यहाँ पर धरना शुरू कर दिया और यहाँ के लोगों ने इस धरने को बुलंदियों पर पहुँचाया। तो इस पुलिस से हम कोई उम्मीद नहीं रख सकते, क्योंकि ये पुलिस उन अपने आकाओं की गुलाम है। वो आका पहले अंग्रेज थे, अब ये काले अंग्रेज हैं। 1860 के जो पुलिस कानून बने हैं अंग्रेजों को भारतीयों से बचाने के लिए थे। आज वो कानून क्रिमिनलों को बचाने के लिए जो सत्ता में हैं, वो क्रिमिनलों के प्रोटेक्शन के लिए पुलिस है, आम जनता के लिए प्रोटेक्शन कोई पुलिस नहीं दे रही है। ये बिल्कुल सच्ची सही बात है। कहीं पर भी ये हम डिक्लेयर रूप में कह रहे हैं कि ये पुलिस क्रिमिनलों को बचाने के लिए है। आज तक एक भी ऐसा इंसिडेंट बता दो किसी बहन बेटी के साथ कोई हुआ और इन्होंने तुरंत कार्रवाई की हो, क्रिमिनल को जेल में डाला हो, क्रिमिनल को सजा तुरंत दी हो। नहीं करेंगे ये। इसलिए आंदोलन ही एकमात्र रास्ता है। आंदोलन ने ही, किसान आंदोलन ने इनको दिन में तारे दिखाए हुए हैं। शाहीन बाग आंदोलन ने CA/NRC को कूड़े के कचरे के डब्बे में डलवा दिया है। आज ये आंदोलन, महिला आंदोलन, इनकी नाक में दम अगर कर पाया तो हम जरूर अपना बराबरी का दर्जा हासिल करें।